दोस्तों नमस्कार। घटनाचक्र डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्वावलोकन के बारे में आप निश्चित रूप से परिचित होंगे। जो भी लोग तैयारी करते हैं उनके कमरे की अलमारी पर पूर्वावलोकन पुस्तक जरूर मिलेगी। पूर्वावलोकन जो पुस्तक होती है प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, चाहे वो राज्य सिविल सेवा की बात हो या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले एग्जाम्स की बात हो। लेकिन पूर्वावलोकन का जो कंसेप्ट है, अगर इसको मेंस पे अप्लाई किया जाए तो क्या हो, मेंस पे अगर इस तरह से पुस्तकें आने लगी तो क्या हो। तो आज एक विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि हमारा पूर्वावलोकन का जो कंसेप्ट है हमने उसको मेंस में कैसे बुनाया है। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट मनीष पांडे जी। इनके बारे में बता दूं कि यूपीएससी 2023 का इन्होंने इंटरव्यू दिया था और लगातार यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस इंटरव्यू का इनका अपना अनुभव है। तो पूर्वावलोकन के बारे में आज विस्तार से बातचीत करेंगे। तो मनीष जी, पूर्वावलोकन जो हमारी मेंस की आ रही है उसका नाम है अंतिम प्रहार, द फाइनल हिट। तो उसके बारे में कुछ बताइए पहले। धन्यवाद आलोक जी और सभी मित्रों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि आलोक जी ने बताया कि इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी एक नई सीरीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है अंतिम प्रहार। और मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि यह जो पुस्तक आ रही है, ये जो सीरीज आ रही है, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आ रही है। तो इस पुस्तक में हमने हर चैप्टर को कॉम्प्रिहेंसिवली 3 खंडों में विभाजित किया है। पहला खंड है जिसका नाम पूर्वावलोकन है। इसमें हमने यूपीएससी के विगत 15 वर्षों में 20 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया है। इसके अलावा 15 राज्यों के, जिसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर के भी स्टेट पीसीएस के सवालों को इसमें हमने इंक्लूड किया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत व्यापक है और बहुत ही लेंदी है। और ऐसे में कहावत प्रचलित है आम विद्यार्थियों के बीच में कि यूपीएससी में सवाल जो होते हैं वो अंडर द सन और अबव द सन कुछ भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है दोस्तों कि ऐसा नहीं है। जब आप उसके सिलेबस को देखते हैं तो आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको डायरेक्शन पता रहती है कि आपको कैसे पढ़ना है। यही कोशिश हमने की है इस खंड के माध्यम से कि हमने पिछले 15-20 सालों के पीवाईक्यूज छात्रों को दिए हैं। हर चैप्टर से पहले उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी हमने श्रृंखला दी है। दूसरा, हमने इसमें ये किया है कि जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हमने लगभग 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार करके दी है और उसको हमने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया है। उसका फ़ायदा ये होगा, किसी चैप्टर का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसमें जो सवाल हैं, जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उसको हल करके आप अपना तैयारी का लेवल टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा खंड ख है। अच्छा, 1 मिनट इसमें से थोड़ा बात करना चाहेंगे जी। जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको बता दें कि पूर्वावलोकन इसीलिए कहा गया है कि उसमें 15 राज्यों से ज़्यादा और यूपीएससी के जो क्वेश्चन से शामिल किए गए हैं और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि यूपीएससी का बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है, सिलेबस निश्चित नहीं होता है। लेकिन अगर आप विगत वर्षों के प्रश्नों को आप देखेंगे, पहली बात तो आप सिलेबस देखिए और विगत वर्षों के प्रश्न को देखिए। जब आप इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं तो आपको 2 चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़ ये पता चल जाती है कि आपको किस सर्कुलर बाउंड्री में रहना है, मतलब इसके बाहर नहीं जाना है। अगर आप बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से भटकेंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये पता चलती है कि प्रश्न पूछने की टेंडेंसी क्या है, किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, उसका आधार क्या हो सकता है और एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है। एग्जामिनर, जैसा कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह बखूबी हम लोग जानते हैं कि एग्जामिनर जब कोई प्रश्न चेक करता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, उसको मॉडल कॉपी मिलती है और उसी कॉपी के आधार पर 2-4 चीज़ें ऐसे देख के वो ये मुख्यतः देखता है कि आपने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं और खासकर कीवर्ड के हिसाब से। तो पहला जो चैप्टर है इसमें एक चीज़ और इसमें इंक्लूड की गई है, जो 50 प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। जैसे लोगों को ये लगेगा पहला चैप्टर, पहला खंड, चैप्टर का पहला खंड, पहले तो राज्यों के क्वेश्चन, संभावित प्रश्नों में हमने करंट एस्पेक्ट को भी टच किया है, ताकि ऐसा ना हो कि जैसे पूर्व प्रश्नों को पढ़ें
और जो पूर्व प्रश्नों के अतिरिक्त जो प्रश्नों की बनने की संभावना है, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो या फिर ट्रेडिशनल जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड हो, उसको सब कुछ जो है एक सर्कुलर बाउंड्री में हमने समाहित करने का प्रयास किया है। इसीलिए इसका नाम पूर्वावलोकन पहले खंड का नाम है। और एक बात और यहाँ पे इंक्लूड करना चाहेंगे कि पूर्वावलोकन का जो पूरा कंसेप्ट है ये पहले चैप्टर का कंसेप्ट है। और चूंकि मेंस परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, पहले खंड का कंसेप्ट है, बार बार मैं चैप्टर कह रहा हूँ, पहले खंड का कंसेप्ट है। प्रत्येक चैप्टर 3 भागों में विभाजित है जैसा कि आपने बताया, और ये सीरीज 6 पुस्तकों की श्रृंखला है। यहाँ पे बता दें व्यूअर को, 6 पुस्तकों की श्रृंखला है जिसमें जो 4 पेपर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये पूरा यूपीएससी पे आधारित है और स्टेट पीएससी के आधार पर लगभग माना जाता है कि 4 पेपर लगभग सिमिलर सिलेबस के साथ है अगर यूपीपीएससी की बात करें। और 2 पेपर जो है 5 और 6 इसको यूपीपीसीएस पर आधारित करके 2 पुस्तकों का निर्माण किया गया है। तो पहला खंड इस तरह से होता है। मनीष जी बताइए, अभी तक पूर्वावलोकन का जो हमारे यहाँ कंसेप्ट था उसमें क्या था कि प्री के सवाल होते थे और उनका जवाब होता था। न केवल जवाब होता था बल्कि इलेबोरेट करके उसको अन्य तथ्यों के साथ जोड़ा जाता था ताकि न केवल उस प्रश्न के बारे में जानकारी मिले बल्कि बहुत सारे प्रश्न इंटर रिलेटेड हों, बहुत सारे फैक्ट हों जिसके आधार पर सवाल पूछा जाए, तो उसको जो है प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हमारे पूर्वावलोकन सीरीज में प्रस्तुत किया जाता था। बहुत पसंद भी किया जाता है पूर्वावलोकन सीरीज, जैसा आप जानते हैं। लेकिन इसमें 3 खंड है, दूसरा खंड जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो खंड ख है, सेक्शन बी, इसमें हमने अध्ययन सामग्री को यानी स्टडी मटेरियल को इंक्लूड किया है। इसके अंतर्गत हमने जो सेक्शन ए में प्रश्नों की श्रृंखला हमने दी थी, चाहे वो विगत वर्षों के प्रश्न हो चाहे संभावित प्रश्नों की लिस्ट हो, उसका हमने कोशिश किया है कि स्टडी मटेरियल में वो सारा मैटर हो जिसके आधार पर परीक्षार्थी उन प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो सके। तो इसमें हमने कोशिश की है कि जो भी हम स्टडी मटेरियल दे रहे हैं उसमें अपडेटेड डाटा हो, फैक्ट हो, केस स्टडीज़ हो, एग्जाम्पल्स हो, फ्लो चार्ट हो। क्योंकि मित्रों देखिए, जैसा आपको पता होगा कि यूपीएससी में सारा खेल प्रेजेंटेशन का है और वर्ड लिमिट के साथ। बिल्कुल 150 से 250 वर्ड में हमें आंसर लिखना है और वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। क्योंकि आपके साथ जो 10 से 12 हज़ार लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे मेंस का एग्ज़ाम, नॉलेज के लेवल पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर क्या एज क्या पैदा करता है कि अगर आपकी कॉपी जो है वो दिखने में सुंदर हो, उसमें डायग्राम्स बने हों, उसमें रेलेवेंट एग्जांपल्स हों, वो नीट एंड क्लीन लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखी हुई हो, तो एग्जामिनर हर प्रश्न पे आपको आधे से 1 मार्क्स एक्स्ट्रा देता है। तो हमने यही कोशिश की है इस स्टडी मटेरियल के माध्यम से कि हम उन सारे प्रश्नों का जो भी इंटरलिंकिंग करते हुए, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि अगर पॉवर्टी मान लीजिए एक टॉपिक है, एक प्रश्न आता है पॉवर्टी के ऊपर, तो हमने कोशिश किया है कि GS1 से उसमें हिस्टोरिकल रीजन ले आए, GS2 से पॉलिटिकल रीजन ले आए, GS3 से फाइनेंशियल इकोनॉमिक रीजन ले आए, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, और GS4 से हम महात्मा गांधी का कोई एथिकल कोटेशन डाल दें जैसे पॉवर्टी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। तो इस तरह की चीज़ें हमने इस तरह का इनोवेशन किया है जो कि आमतौर पर एक सीरियस एस्पिरेंट करता है। जब भी हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक अच्छा आंसर वही माना जाता है जो जिसमें इंटरलिंकिंग हो, जिसमें सारे डायमेंशंस को कवर किया गया हो। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई तैयारी करता है तो उसको चारों पेपरों को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बल्कि इंटरलिंक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये तैयारी पूरी तरह से आलोक जी ये इंटीग्रेटेड तैयारी है। जब भी हम मेंस और प्री की बात करें या फिर मेंस में ही एक प्रश्न की बात करें, जब तक आप चारों जीएस को समाहित करके उत्तर नहीं लिखते हैं तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर नहीं माना जाता। मनीष जी बताइए कि जो सेकंड पार्ट है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें आपने नोट्स देने की कोशिश करते हुए इसको बहुत बल्कि बना दिया है, बहुत ज़्यादा पेजेस इसमें आ गया, ऐसा तो नहीं है? जी, हमने इसका ख्याल रखा है क्योंकि जब हम मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों में घूमते हैं तो हमें वहाँ नोट्स का एक येलो ओशन दिखता है, जो येलो कलर की बुक्स आती हैं। तो अब आज का दौर आलोक जी ऐसा दौर है कि इन्फोडेमिक के माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं कि क्या पढ़ें से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्या ना पढ़ें। क्योंकि आप यूट्यूब देख लीजिए, आप टेलीग्राम देख लीजिए, आप दिल्ली के मार्केट्स देख लीजिए, हर जगह आपको नोट्स की मटेरियल्स की भरमार दिखेगी। तो हमने यहाँ कोशिश ये की है कि जब आपको 150 से 250 वर्ड में आंसर लिखना है तो क्यों ना हम कॉम्प्रिहेंसिव तो रखें नोट्स को, यानी हमारे सारे टॉपिक्स तो कवर हों लेकिन उन टॉपिक का जो स्टडी मटेरियल हो, जो सब्जेक्ट मैटर हो, वो बहुत कंसाइज हो।
पॉइंट वाइज हो और डायग्राम्स के माध्यम से, एग्जांपल्स के माध्यम से हम उसको सप्लीमेंट कर सकें। तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम चीज़ों को बहुत कंसाइज रखें और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करें, और वही कोशिश हमने इसमें खंड ख के माध्यम से अंतिम प्रहार सीरीज में की है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल अगर एस्पेक्ट में बात करें, जैसे कोई भी विद्यार्थी अपने घर से जब चलता है, बड़े बड़े शहरों में तैयारी करने जाता है, इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली तो एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, इसमें मक्का माना जाता है जी, मक्का माना जाता है। जब तैयारी करने आता है तो वो घर से निकलता है, अपने कॉलेज, अपने स्कूल का टॉपर होता है, भाई गांव से लोग और उसके परिवार से बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर वो चलता है, और जब सिविल सर्विसेज की दुनिया में आता है तो उसको दिखती है चारों तरफ कोचिंग्स, चारों तरफ अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल, उसको लगता है कि कहाँ से आ गए हम, पूरा मतलब चारों तरफ पूरा एक बड़ा समुंदर है और कहाँ हम छोटी सी नदी पार करके आए हैं। तो वो एक्चुअली ये समझ नहीं पाता है कि उसके लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। बिल्कुल। और 21st सेंचुरी जो है वो एक डिजिटल एरा है। डिजिटल एरा में एक क्लिक पे आपको लाखों इंफॉर्मेशन आपके समक्ष उपलब्ध हो जाएंगी। तो दूसरा खंड मेरे हिसाब से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक टारगेटेड सामग्री हो। बिल्कुल। आपको एक ऐसे केंद्र के पास ला जाके छोड़ दिया जा रहा है और एक ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स के दायरे में आप आ जा रहे हैं कि आप उसी फोर्स के दायरे में रहेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको उससे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। You don't need to waste your energy out of your circle. आपको सर्किल में रह के ही जो है चीजें करने की जरूरत है। मनीष जी, अब ये बताइए आप हमको, पहला खंड तो आपने बता दिया कि 15 राज्यों से सबसे पहली बार, मैं फिर से बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, और मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ दैट टीम। हम लोगों ने बहुत उसको प्रयास करके, बहुत मेहनत करके, आप सोचिए 15 राज्यों के क्वेश्चंस को एक जगह कलेक्ट करके अब उसको जो है पहले प्रेजेंट किया है। दूसरे खंड में हमने उससे संबंधित स्टडी मटेरियल कंसाइज नोट्स के फॉर्म में, जैसा कि आपने बताया, अपडेटेड फैक्ट्स, महत्वपूर्ण जो है डायग्राम्स, फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने दूसरे पार्ट को कवर किया है। तीसरे पार्ट के बारे में कुछ बताइए, तीसरा पार्ट क्या है? जी आलोक जी, तो जैसा कि आपने बताया कि हमने पहले खंड में पूर्वावलोकन रखा है, दूसरे सेक्शन में हमने स्टडी मटेरियल दिया है। उसी लॉजिकल फ्लो से जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले परीक्षार्थी को क्या जरूरत होती है कि उसके पास क्वेश्चंस हों, ताकि उसे पता चले कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिर उसके पास स्टडी मटेरियल हो कि जो उसने क्वेश्चन देखा अब वो उसका पढ़ सके उसको और उसके जवाब देने की कोशिश कर सके, उसके पास वो ज्ञान आ जाए जिसके आधार पर वो प्रश्नों को सॉल्व कर सके। तीसरे खंड में हमने ये किया है कि कुछ मॉडल प्रश्नोत्तर के साथ, और जो पूर्व की सिविल सेवा परीक्षाएं हुई हैं उनमें, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग हो, उनके जो मेंस के प्रश्न हैं उसका हमने आंसर राइटिंग दिया है। ये आंसर राइटिंग करने में बड़ी भूमिका निभाई है जो सब्जेक्ट टॉपर हैं और जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। तो इससे क्या होगा कि जब परीक्षार्थी अपना स्टडी मटेरियल पढ़ के और आंसर लिखेगा तो वो चेक कर पाएगा कि हमारे जो आंसर हैं वो तयशुदा स्टैंडर्ड के हिसाब से उस पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। इसमें भी हमने यही कोशिश की है कि हर आंसर जो है वो इंटरलिंकिंग के साथ हो, उसमें एग्जाम्पल्स हों, उसमें फ्लो चार्ट हो, और वो एक रिलेवेंट आंसर लग सके। 7 मिनट में एग्जाम फॉर्मेट में जिस तरह से आंसर, एक अच्छा आंसर निकल के आ सकता है, वो हमने इसमें शामिल किया है, वो हमने इसमें कवर किया है। अच्छा मनीष जी, मैंने एक चीज़ देखा कि अगर इस पुस्तक के बारे में हम बात करें, जैसा कि आपने कहा पहले क्वेश्चन का कलेक्शन, उसके बाद दूसरे पार्ट में उसी प्रश्न से संबंधित आपको सारे स्टडी मटेरियल मिल जा रहा है। अब तीसरा जो मुख्य खंड होता है कि जब मुख्य परीक्षा के महासमर में कोई भी विद्यार्थी उतरता है, और विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज, मुझे लगता है। बिल्कुल। मेंस के आधार पर किसी का सिलेक्शन होता है। बिल्कुल। अब उसके दिमाग में आता है कि भाई हमने कलेक्शन भी कर लिया, हमारे पास स्टडी मटेरियल भी है, अब हाउ टू राइट, कैसे हम लिखें। बिल्कुल। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि आप क्वेश्चंस के नेचर को समझें, और क्वेश्चंस के नेचर को समझते हुए कीवर्ड्स और टेल वर्ड जिसको कहा जाता है, वो टेल वर्ड ना होकर मुझे लगता है कि मुख्य वर्ड, मेन वर्ड हो। जैसे कोई क्वेश्चन कह दिया जाए भाई कि आप इसको क्रिटिकली एनालाइज करें, इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें, या कह दिया जाए इसको डिस्क्राइब करें, या कह दिया जाए इस पर एक प्रकाश डालें, लाइट करें। तो मतलब क्वेश्चंस
टेल वर्ड जिसको मेन वर्ड कहा जा सकता है, उसके आधार पर प्रश्न की प्रवृत्ति बदल जाती है, लेखन बदल जाता है। जैसा कि आप एक बार चर्चा भी कर रहे थे कि अगर थोड़ा भी कीवर्ड आप समझने में थोड़ी सी गलती किए तो आपका प्रश्न का उत्तर गड़बड़ गया। और कई बार आप जब लिख के अच्छे से आते हैं और आप जब आप आके घर मिलाते हैं, आपको लगता है यार हमने तो ये ठीक किया था, लेकिन आपको जो मेंस की कॉपी आती है उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो तीसरे पार्ट को एज ए ट्यूटोरियल भी देखा जा सकता है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल आलोक जी, जैसा कि आपने कहा कि एक अच्छा उत्तर वही होता है जो प्रश्न का उत्तर हो। और अगर प्रश्न में पूछा गया है एनालाइज करना है, और अगर आपने क्रिटिकली एनालाइज कर दिया, या अगर डिस्कस करने के लिए पूछा है और आपने एनालाइज कर दिया, तो वो प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से आपने चेंज कर दिया। तो आपने वो नहीं लिखा है जो प्रश्न में पूछा गया है, बल्कि आपने वो लिखा है जो आपको आता है। और ऐसे में एग्जामिनर के पास बहुत आप सॉलिड रीजन छोड़ देते हैं कि आपको वो कम मार्क्स दे। तो इसीलिए हमने ये सेक्शन सी के माध्यम से क्वेश्चन आंसर को हमने यहाँ पे रखा है, जिससे परीक्षार्थियों को ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखते हैं, और उसमें जो टेल वर्ड या जो आप मेन वर्ड जिसको कह रहे हैं, वो उसका क्या महत्व है और उसको कैसे हम आंसर में शामिल करके और एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये पुस्तक पूरी तरह से एक ट्यूटोरियल है बिल्कुल विद्यार्थी के लिए कि भाई आप बहुत भटकिए मत, आप आइए, क्वेश्चंस लीजिए, सिलेबस लीजिए, पहले ये समझ लीजिए कि सिलेबस क्या है, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज योर बाउंड्री, उसके बाद फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको उससे संबंधित स्टडी मटेरियल भी मिल जाए, एक बार उससे आप गो थ्रू हो जाइए, और उसके बाद फिर अंतिम खंड में आप आ जाइए कि आपको लिखना कैसे। और लिखना एक बहुत बड़ा कौशल का मामला होता है, तो बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है। पुस्तक जिस तरह से बनी है उससे ये साबित होता है, उससे ये जाहिर होता है कि आपको एक पूरा कंप्लीट पैकेज मेंस परीक्षा का मिलने जा रहा है। और यही कारण है कि हमने इसका नाम अंतिम प्रहार रखा है, द फाइनल हिट। बिल्कुल, क्योंकि जब अब जैसा कि आलोक जी ने बताया कि मेंस जो है एग्जाम, उसका नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो मेन एग्जाम है, और उसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होना है। इंटरव्यू तो मात्र आपकी सर्विस डिसाइड करता है, लेकिन अगर आपने मेंस में एज ले लिया तो आपका सिलेक्शन अवश्य संभावी हो जाता है। तो इसी वजह से इसका अंतिम प्रहार हमने नाम भी रखा है, और मुझे लगता है ये अपने नाम को भी चरितार्थ करती है ये पुस्तक। अब ये तो खैर हमारे पाठक डिसाइड करेंगे, हमको जो है उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और मेंस पूर्वावलोकन सीरीज की पहले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। अब जैसे जैसे हमारी किताबें पब्लिश होंगी तो उसके बारे में हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे। मनीष जी, एक बात और, वीडियो के अंतिम में हम चर्चा जरूर करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि कीवर्ड, टेल वर्ड, जिसको कि मेन वर्ड कहा जा रहा है, हम लोग कह रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग एक बार बातचीत कर सकते हैं। एक वीडियो में इस पे बातचीत कर सकते हैं। बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट में, लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है। हम एक एग्जांपल के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के एग्जांपल के माध्यम से हम इस पे एक चर्चा रख सकते हैं, चर्चा भी रख सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये उदाहरण हमने इस पुस्तक में, अपनी पुस्तक में इसको जो है इनकैप्सुलेट किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये चर्चा रही हमारी पहली चर्चा, मेंस पूर्वावलोकन, जिसका नाम है अंतिम प्रहार, द फाइनल हिट, हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होने जा रही है। और इसके आधार पर हम कई वीडियो लेकर आपके समक्ष आएंगे। मरीज जी हमारे साथ थे, विदा लेते हैं। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा एक और चैनल है जो यूपी पीसीएस पर ही आधारित है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस चैनल को विजिट जरूर करें। सिविल सर्विसेज से संबंधित जो भी सामग्री होगी आगे आने वाले समय में हम उस पर ही जो है शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। विदा लेते हैं, धन्यवाद।